हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एपोप्टोसिस की। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। सेल डेथ होती है वो टू टाइप्स की होती है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन होता है, जबकि नेक्रोसिस क्या होती है, एक डिफेक्टेड कंडीशन होती है, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस को हम नेचुरल सेल डेथ और प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं। एपोप्टोसिस इज डिफाइंड एज द नेचुरल और प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल सुसाइड। इस प्रोसेस को हम सेल सुसाइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सुसाइड किसको बोलते हैं? सुसाइड जब कोई खुद अपनी डेथ करता है, उस प्रोसेस को हम सुसाइड बोलते हैं। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो सेल के खुद के जीन होते हैं वो ही इसकी डेथ में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको सेल सुसाइड बोलते हैं। सिंस द जीन्स ऑफ द सेल प्ले ए मेजर रोल इन द डेथ, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज ए नॉर्मल फिनोमिना एंड इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जब अपन कोई डेथ वर्ड यूज करते हैं, सेल डेथ, तो अपने को ऐसा लगता है कि क्या पता कोई डिफेक्टेड कंडीशन होगी या फिर ये प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है बॉडी की, उसके लिए बिल्कुल असेंशियल होता है। एपोप्टोसिस यूजुअली डज नॉट प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस इन द नेबरिंग टिश्यू। एपोप्टोसिस होता है वो ऐसे अपने पास वाले टिश्यूज, अपने पास वाले सेल्स पे कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्यों एपोप्टोसिस होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, सेलुलर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बैलेंस। तो जो सेल्स का बैलेंस बना के रखता है, ये एपोप्टोसिस का मेन फंक्शन हो गया। अबाउट 10 मिलियन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे इन ह्यूमन बॉडी बाई माइटोसिस। लगभग 10 मिलियन सेल्स होती है, उनका प्रोडक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरी डे। अगर ये सभी सेल्स बॉडी के अंदर रहेगी तो ट्यूमर कंडीशन का फॉर्मेशन होने की चांसेस रहेंगे। तो इसलिए ये क्या करती है, सेल्स को डैमेज करती रहती है। और एन इक्वल नंबर ऑफ सेल डाई बाई एपोप्टोसिस। जितने नंबर 10 मिलियन सेल्स प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो अप्रोक्स इतनी ही डेली डाई भी हो रही है, जिससे ये बैलेंस बना हुआ रहता है। यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ ए सेल दैट इज डैमेज्ड बिफोर बाई वायरस और ए टॉक्सिन। इसका मेन फंक्शन ये भी होता है कि ये जो सेल्स पहले किसी वायरस से या फिर किसी टॉक्सिन से अफेक्टेड हो चुकी है, उनको रिमूव करने का प्रोसेस होता है, जिससे कि बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस का प्रोसेस नहीं हो पाता। थर्ड, अपन इसके फंक्शन की बात करें तो एन असेंशियल इवेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड इन एडल्ट स्टेज। देखो, एज के साथ साथ बॉडी के अंदर रिपेयरिंग भी होना जरूरी है, सेल्स का रिपेयर। और जब कोई डेवलपमेंट होता है सेल का, तो रिपेयरिंग और नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होना भी जरूरी है, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक्टिवेट कैसे होता है? तो एपोप्टोसिस इज एक्टिवेटेड बाय आइदर विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स, सर्वाइवल फैक्टर्स और अराइवल ऑफ नेगेटिव सिग्नल्स। या तो पॉजिटिव सिग्नल्स के विड्रॉल से एक्टिवेट होता है या फिर नेगेटिव सिग्नल्स के अराइवल से एक्टिवेट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपोप्टोसिस बाय positive signals. Positive signals are the signals which are necessary for the long time survival of the most of the cells. अब पॉजिटिव सिग्नल्स क्या होते हैं? ये वो सिग्नल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कब, जब सेल्स को लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना होता है, तब पॉजिटिव सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द पॉजिटिव सिग्नल्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाई अदर सेल्स और सम केमिकल स्टिमुलेंट। द पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कुछ दूसरी सेल से और कुछ केमिकल स्टिमुलेंट होती है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल होता है केमिकल स्टिमुलेंट्स का, वो क्या होते हैं? न्यूरॉन्स के लिए कहाँ से प्रोड्यूस होंगे पॉजिटिव सिग्नल्स? नर्व ग्रोथ फैक्टर्स से। और लिम्फोसाइट्स के लिए कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? इंटरल्यूकिन 2। ये कैसे इंटरल्यूकिन 2 कैसे काम करती है? केमिकल स्टिमुलेंट के जैसे। जब कभी एब्सेंस और विड्रॉल होता है पॉजिटिव सिग्नल्स का, उसी टाइम ये एपोप्टोसिस क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स एक्टिवेट्स एपोप्टोसिस। तो अगर कभी ये सिग्नल्स एब्सेंट हो जाते हैं, कभी ये केमिकल स्टिमुलेंट सीक्रेट नहीं हो पाते, उस टाइम ये एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाता है। हम बात करते हैं नेगेटिव सिग्नल्स की, कि नेगेटिव सिग्नल्स कैसे एक्टिवेट करते हैं एपोप्टोसिस को। तो द नेगेटिव सिग्नल्स आर द एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई विच इनिशिएट एपोप्टोसिस। नेगेटिव सिग्नल्स क्या होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस होते हैं जो एपोप्टोसिस को इनिशिएट करते हैं। अब बात आती है नेगेटिव सिग्नल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला, नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसीजर। एपोप्टोसिस को हमने पहले भी बोला था कि एक नॉर्मल कंडीशन है और ये नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसीजर है। तो जब भी किसी नॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो नेगेटिव सिग्नल्स के वाया ये एपोप्टोसिस स्टार्ट होती है। सेकंड, सेलुलर स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पे भी नेगेटिव सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेंट। जब भी इंट्रा ऑक्सीडेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, उस टाइम भी नेगेटिव सिग्नल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। फोर्थ बात आती है इंपॉर्टेंट, वायरल इन्फेक्शन। जब भी कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम क्या होना होता है? न्यू सेल्स का डेवलप प्रोसेस होना होता है। तो उस टाइम नेगेटिव सिग्नल्स के द्वारा न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है और ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देते हैं। फिफ्थ बात आती है डैमेज ऑफ डीएनए। जब किसी डैमेज हो जाता है डीएनए का, तो डीएनए की रिपेयर जरूरी होती है, तो उस टाइम नेगेटिव सिग्नल्स के द्वारा ये एपोप्टोसिस होती है। सिक्स आता है एक्सपोजर टू एजेंट्स लाइक
कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, एक्सरेज, यूवी रेज एंड डेथ रिसेप्टर लिगेंड। जब भी कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की बात आती है, एक्सरेज की बात आती है, यूवी रेज की बात आती है, तो ये नेगेटिव सिग्नल्स की एज से फंक्शन करते हैं। अब डेथ रिसेप्टर लिगेंड्स होते हैं जैसे डीएनएफ अल्फा, डीएनएफ बीटा, ये लेटर स्टडी करेंगे इनको। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस प्रोसेस होता कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज के थ्रू हम एक बार स्टेप्स को देखते हैं, फिर बाद में एक एक स्टेप्स को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्मल सेल होती है स्टार्ट में। देखो हमने स्टार्ट में बोला था कि एपोप्टोसिस एक नॉर्मल कंडीशन होती है, ये कोई भी डिफेक्टेड कंडीशन नहीं होती, ये नेक्रोसिस नहीं है। एपोप्टोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नेक्रोसिस। तो सबसे पहले क्या होती है, एक नॉर्मल सेल होती है। नॉर्मल सेल के कॉन्टेक्ट में जब कोई भी पॉजिटिव सिग्नल्स या नेगेटिव सिग्नल्स, अपन ने पहले बात की है जो भी पॉजिटिव सिग्नल्स क्या क्या होते हैं, नेगेटिव सिग्नल्स क्या क्या होते हैं, उनमें से कोई भी एक सिग्नल कोई भी इनको अगर आके स्टिमुलेट करता है तो ये क्या करती है, सेल श्रिंक्स हो जाती है। सेल श्रिंक हो जाती है, क्रोमेटिन भी कंडेंस होने लग जाता है। सेल श्रिंक हो जाती है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है जब किसी पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स के कांटेक्ट में सेल आती है। उसके बाद में क्या होता है, मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्लीबिंग एंड ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट। मेम्ब्रेन का ब्लीबिंग होना स्टार्ट हो जाता है और ऑर्गेनल्स भी डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं, ऑर्गेनल्स भी करने लग जाते हैं, अलग अलग होने लग जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स कोलैप्स, मेम्ब्रेन कंटिन्यूज टू ब्लेब। न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सब डिफरेंट डिफरेंट ब्लेब्स फॉर्म हो जाते हैं और ये न्यूक्लियस कोलैप्स होके अलग हो जाता है और ये ब्लेब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये अलग अलग पार्ट बन जाते हैं एक ही सेल के। अब क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज़, इनको नाम दे देते हैं हम। जो भी अलग अलग पार्ट बने इस सेल के, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई सेल, इन जितने भी पार्ट्स इनको क्या बोल दिया हमने, एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो इनका फॉर्मेशन हो जाता है और बाद में क्या होता है, माइक्रोफेज होती है सेल के अंदर, वो फेगोसाइटोज कर देती है इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को। तो ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ भी फेगोसाइटिस हो जाती है और ये इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी सेल ही फेगोसाइटोज हो गई। क्यों, क्योंकि सेल के जितने भी पार्ट्स थे वो ब्लेब्स के अंदर फॉर्म हो गए थे और ब्लेब्स सारे क्या हो गए, फेगोसाइटोज हो गए। तो क्या हुआ, सेल भी फेगोसाइटोज हो गई। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, एक्टिवेटेड कैस्पेसेज डाइजेस्ट द प्रोटीन्स ऑफ साइटोस्केलेटन एंड द सेल्स रिंग्स एंड बिकम राउंड। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स थे जिन्होंने एक्टिवेट किया था सेल के कैस्पेज को, वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। साइटोस्केलेटन में जितनी भी प्रोटीन्स होती है उनको सबको डाइजेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाती है और बिल्कुल राउंड हो जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बिकॉज ऑफ श्रिंकेज द सेल लॉसेज द कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स और सराउंडिंग मैट्रिक्स। पहले सेल जब स्वेलिंग पोजीशन में थी तब क्या था, सेल सभी आसपास के सेल्स के कॉन्टैक्ट में थी, लेकिन जैसे ही सेल श्रिंक हो गई उसने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया नेबरिंग सेल्स के साथ में। क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस अंडरगोज डिग्रेडेशन एंड कंडेंसेशन। जो भी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन था वो डिग्रेड होने लग जाता है और कंडेंस भी होने लग जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम डिसकंटिन्यूअस एंड द डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस इज क्लीव्ड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसकंटिन्यूअस होने लग जाती है और डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो भी स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होने लग जाता है। अब क्या होता है, न्यूक्लियस के स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए। इसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस छोटी छोटी न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिनको हम क्रोमेटिन बॉडीज बोल देते हैं। फॉलोइंग द डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू मेनी डिस्क्रीट न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स विच आर आल्सो कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडीज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और बबल्ड अपीयरेंस शो हो जाती है। फाइनली क्या होता है, सेल ब्रेक इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स कंटेनिंग इंट्रासेलुलर मटेरियल्स इंक्लूडिंग क्रोमेटिन बॉडीज एंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। फाइनली क्या होता है, सेल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, उन सभी के अंदर इंट्रासेलुलर मटेरियल्स होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन बॉडीज ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल ये सभी प्रेजेंट होते हैं उन फ्रेगमेंट्स के अंदर, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम वेसाइकल्स और एपोप्टोटिक बॉडीज बोल देते हैं। और लास्ट फाइनल स्टेज में ये क्या होता है, ये एपोप्टोटिक बॉडीज एंगल बाय फेगोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ये एपोप्टोटिक बॉडीज होती है ये एंगल्फ हो जाती है, कि इनसे मैक्रोफेजेज होती है या फिर कोई भी फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो इनको एंगल्फ कर जाती है और सेल का एपोप्टोसिस पूरा हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ एपोप्टोसिस एबनॉर्मलिटीज़ की। एपोप्टोसिस एक लिमिट के अंदर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन ज़्यादा या कम एपोप्टोसिस होने लग जाता है तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। जैसे ज़्यादा एपोप्टोसिस की वजह से कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ ड्यू टू टू मच एपोप्टोसिस। ज़्यादा एपोप्टोसिस होने की वजह से क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आती है, इससे माइक्रो रिलेटेड इंजरीज, सेकंड ऑटोइम्यून डिजीज हो जाते हैं जैसे हिमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एड्स। क्यों, क्योंकि हिमोलाइटिक एनीमिया कब होगा, जब ब्लड की सेल्स का ज़्यादा एपोप्टोसिस प्रोसेस होने लग जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन होती है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज लाइक अल्जाइमर्स डिजीज। जब न्यूरॉन्स का ज़्यादा एपोप्टोसिस होने लग जाएगी, ज़्यादा न्यूरॉन्स का डैमेज होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्जाइमर्स डिजीज। अब बात करते हैं हम कॉमन एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू टू लिटिल एपोप्टोसिस। जब बहुत कम एपोप्टोसिस होती है तो क्या होता, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले केस आता है कैंसर का। क्यों,
क्योंकि जब सेल्स की डेथ नहीं होगी, एपोप्टोसिस नहीं होगा, तो सेल्स क्या होगी, इकट्ठा होते जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, वो क्या कर लेगी, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेगी, और उसी ट्यूमर को हम क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव। इसी के साथ एपोप्टोसिस कंप्लीट होता है। हमने एपोप्टोसिस की नॉर्मल और एबनॉर्मल सारी कंडीशंस पढ़ ली है, एपोप्टोसिस की फंक्शनिंग, एपोप्टोसिस क्यों होता है और कब कहाँ होता है, ये सभी हमने सब कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्रोसिस, जो कि सेकंड टाइप होता है सेल डेथ का। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। थैंक यू।